आज का हमारा टॉपिक है कैपिटल स्ट्रक्चर, पूंजी ढांचा। कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर टू द proportion between the various long-term sources of finance in the total capital of the firm। पूंजी ढांचे से अभिप्राय किसी फर्म के द्वारा प्रयोग की जाने वाली कुल पूंजी में विभिन्न प्रकार के दीर्घकालीन वित्तीय स्रोतों के अनुपात से है। The major sources of long-term finance include proprietary funds and borrowed funds। किसी भी कंपनी के पास मुख्य रूप से वित्त के दो प्रकार के साधन होते हैं, जिसको हम स्वामी कोष और ऋण कोष के नाम से जानते हैं। Proprietary funds include equity capital, preference capital, reserve and surplus, while borrowed funds include long-term debts such as loan from financial institutions, debentures। जो स्वामी कोष होता है उसमें हम इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस को शामिल करते हैं, जबकि ऋण कोष में हम लॉन्ग टर्म डेब्ट्स जैसे कि किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया गया कोई भी लोन, किसी बैंक से लिया गया कोई भी लोन और डिवेंचर्स इत्यादि को शामिल करते हैं। जब भी कोई भी कंपनी पूंजी ढांचे का निर्माण करती है तो उसको यह निर्णय लेना होता है कि इन दोनों सोर्सेज स्वामी कोष और ऋण कोष का कितना हिस्सा अपनी टोटल पूंजी में शामिल करना है। These sources differ from each others in terms of risk and their cost। ये दोनों ही सोर्सेज स्वामी कोष और ऋण कोष जोखिम और लागत के संबंध में एक दूसरे से भिन्न है। Some sources are less costly but more risky। कुछ ऐसे सोर्सेज होते हैं जिनकी लागत कम होती है लेकिन उनमें जोखिम ज़्यादा होता है। Whereas others are more costly but less risky। परंतु कुछ ऐसे सोर्सेज होते हैं जिनकी लागत ज़्यादा होती है और जोखिम कम होता है। इसीलिए जब भी हम पूंजी ढांचे का निर्माण करते हैं तो हमें इन दोनों तत्वों लागत और जोखिम को ध्यानपूर्वक इनका अध्ययन करना चाहिए और हमें ये निर्णय लेना चाहिए कि इन दोनों सोर्सेज में से हमारे लिए सबसे अच्छा साधन कौन सा है। हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में डिवेंचर्स और इक्विटी शेयर कैपिटल को लिया है। जो डिवेंचर्स है वो हमारा ऋण कोष का एक हिस्सा है और जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो हमारे स्वामी कोष का एक हिस्सा है। अब हम इन दोनों साधनों को जोखिम और लागत के संबंध में अध्ययन करेंगे और इससे हमें ये पता चलेगा कि इन दोनों साधनों में से कौन सा साधन सबसे कम खर्चीला और कम जोखिमपूर्ण है। फर्स्ट है हमारा डिवेंचर्स। डिवेंचर्स आर द लीस्ट कॉस्टली सोर्सेज ऑफ फाइनेंस बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट इज यूजुअली lower than the rate of dividend and interest paid on debentures is deducted from profits while calculating the tax। जो डिवेंचर्स होता है उसको कम खर्चीला साधन माना जाता है क्योंकि डिवेंचर्स पे दिए जाने वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑफ डिविडेंड के कंपैरिजन में कम होता है। और एक और इसकी दूसरी विशेषता ये भी है कि जब भी हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को प्रॉफिट्स में से घटा दिया जाता है, इसीलिए डिवेंचर्स कम खर्चीला माना जाता है। बट दीज आर मोर रिस्की बिकॉज इट इन्वॉल्व्स ए फिक्स्ड बर्डन टू पे द इंटरेस्ट irrespective of the profits earned by the company, and the debenture holder can move to the court to recover the interest and the principal amount। परंतु डिवेंचर्स को ज़्यादा जोखिमपूर्ण माना जाता है। वो जोखिमपूर्ण इसलिए माना जाता है चाहे कंपनी को लाभ हो चाहे कोई भी किसी भी प्रकार की हानि हो, फिर भी कंपनी को एक निश्चित रेट से रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना ही पड़ता है।
और अगर कंपनी ने डिवेंचर्स होल्डर को इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट का भुगतान नहीं किया तो डिवेंचर होल्डर कोर्ट में केस कर सकते हैं और अपना ब्याज और जो मूलधन अमाउंट है उसको रिकवर कर सकते हैं। इसीलिए डिवेंचर्स को कम खर्चीला और ज़्यादा जोखिमपूर्ण माना जाता है। दूसरा है हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल इज़ द मोस्ट कॉस्टली सोर्सेज ऑफ फाइनेंस बिकॉज return expected by equity shareholders is greater than the interest on debentures and the dividend on preference shares। जो इक्विटी शेयर होल्डर है वह अपने इन्वेस्टेड किए गए अमाउंट पे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न की मांग करता है, इसलिए जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो ज़्यादा खर्चीला होता है। But these are least risky because there is no fixed commitment to pay dividends and the return of equity capital। लेकिन जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो कम जोखिमपूर्ण है, क्योंकि कोई भी कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड का भुगतान तभी करेगी जब उसको प्रॉफिट होगा। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो वो कंपनी को भी भुगतान नहीं करेगी, ना ही वो डिविडेंड का भुगतान करेगी और ना ही अन्य किसी भी प्रकार की लायबिलिटी का भुगतान करने में सक्षम हो पाएगी। तो इसीलिए जो इक्विटी शेयर कैपिटल है उसको ज़्यादा खर्चीला और कम जोखिमपूर्ण साधन माना जाता है। नेक्स्ट है हमारा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लाइज बिटवीन डिवेंचर्स एंड इक्विटी शेयर कैपिटल इन टर्म्स ऑफ रिस्क एंड कॉस्ट। जो हमारा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो भी डिवेंचर्स और इक्विटी शेयर कैपिटल की तरह ही लागत और जोखिम के संबंध में एक दूसरे से भिन्न है, क्योंकि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होता है उसका रेट ऑफ डिविडेंड है वो डिवेंचर्स से तो ज़्यादा होता है, लेकिन इक्विटी शेयर कैपिटल के रेट ऑफ डिविडेंड से कम होता है। तो इसीलिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जो कैपिटल है वो डिवेंचर्स और इक्विटी शेयर कैपिटल के मध्य में आता है। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, पूंजी ढांचे की विशेषताएं। फर्स्ट है सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी मीन्स issue the minimum long-term securities initially only equity and preference shares should be issued and debt should be issued at later stage। इसका अर्थ ये है कि हमें अपने पूंजी ढांचे को बिल्कुल सरल बनाना चाहिए और वो इतना सरल होना चाहिए कि हर व्यक्ति समझ सके कि पूंजी ढांचे में किस साधन का प्रयोग किया गया है। तो इसीलिए हमें प्रारंभिक रूप से इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का ही प्रयोग करना चाहिए। डेब्ट का प्रयोग हमें लेटर स्टेज में करना चाहिए। यहाँ पे लेटर स्टेज में डेब्ट का प्रयोग करने से मतलब ये है कि जब कंपनी को प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाए उसी के बाद हमें डेब्ट प्रपोर्शन का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी। The capital structure should be adequately flexible so that it may be changed when needed with minimum cost and least delay। जो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से होना चाहिए कि उसमें आवश्यकता पड़ने पर परिवर्तन किया जा सके, वो भी बिना किसी लागत के और बिना किसी देरी के। इसीलिए अपने पूंजी ढांचे को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए हमें ऋण का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ऋण का प्रयोग करने से पूंजी ढांचे में लोचशीलता आती है
वो लोचशीलता क्यों आती है? क्योंकि ऋण ही वो एक ऐसा साधन है जिसको हम आवश्यकता पड़ने पर ले भी सकते हैं और आवश्यकता न रहने पर उसको वापस भी किया जा सकता है। इसीलिए डेब्ट का प्रयोग करके आप पूंजी ढांचे को फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा मिनिमम रिस्क, न्यूनतम जोखिम। The capital structure should be ensure minimum risk by limited use of debt proportion। जैसे कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि हमारे पास वित्त के दो साधन हैं जिसको हम स्वामी कोष और ऋण कोष के नाम से जानते हैं। जो हमारा ऋण कोष होता है वो कम खर्चीला होता है और ज़्यादा जोखिमपूर्ण होता है। जो कि हमारा स्वामी कोष होता है वो ज़्यादा खर्चीला होता है और कम जोखिमपूर्ण होता है। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि हमें अपने पूंजी ढांचे को में जो रिस्क है उसको कम करने के लिए कौन से साधन का प्रयोग करना चाहिए। और इसका मतलब ये नहीं है कि हमें डेब्ट प्रोपोर्शन का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। हमें केवल जोखिम को कम करने के लिए हमें केवल इक्विटी प्रोपोर्शन का ही प्रयोग करना है। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है। इसका अर्थ ये है कि हमें इक्विटी प्रोपोर्शन के साथ साथ एक लिमिटेड यूज़ में डेब्ट का भी प्रोपोर्शन यूज़ करना चाहिए। क्योंकि जो डेब्ट प्रोपोर्शन है वो हमारे पूंजी ढांचे में फ्लेक्सिबिलिटी लाती है और उससे हमें कई प्रकार के फ़ायदे भी होते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि जब हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को प्रॉफिट्स में से घटा देते हैं। यह टैक्स डिडक्टेबल होता है, इसलिए इसका ये फ़ायदा भी है। इसलिए हमें डेब्ट का प्रयोग एक लिमिटेड प्रोपोर्शन में ही इक्विटी शेयर होल्डर के साथ करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल, न्यूनतम पूंजी लागत। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल मीन्स इंटरेस्ट ऑन डेब्ट और डिविडेंड ऑन शेयर। थस optimum capital structure should include sufficient amount of debt since it is the cheapest sources of finance। हमारा जो पूंजी ढांचा है वो इस प्रकार से होना चाहिए कि उसमें पूंजी की जो लागत है वो कम से कम हो। और यहाँ पे पूंजी की लागत का जो अर्थ है वो ये है कि ऋण है, ऋणों पर दिए जाने वाला ब्याज और जो आपके अंश है और अंशों पर दिए जाने वाला लाभांश, ये हमारा क्या है, पूंजी की लागत। तो हमें अपने पूंजी ढांचे में इस प्रकार का साधन प्रयोग करना चाहिए जिससे कि पूंजी की लागत कम हो। और पूंजी की लागत को कम करने के लिए हम डेब्ट प्रोपोर्शन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो डेब्ट प्रोपोर्शन है वो वित्त का एक सबसे सस्ता और अच्छा साधन है। इसलिए कोई भी फर्म अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को ऑप्टिमम बनाने के लिए डेब्ट प्रोपोर्शन का प्रयोग एक लिमिटेड यूज में करती है। इसीलिए हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम करने के लिए इक्विटी शेयर कैपिटल के साथ साथ में एक लिमिटेड प्रयोग में हमें डेब्ट प्रोपोर्शन का भी प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा सफिशिएंट लिक्विडिटी, पर्याप्त तरलता। दी सफिशिएंट लिक्विडिटी मीन्स दी एबिलिटी ऑफ द फर्म टू पे इंटरेस्ट एज वेल एज द प्रिंसिपल अमाउंट इन टाइम अंडर रिसेशन कंडीशन ऑल्सो। यहाँ पे जो तरलता है, इस तरलता का मतलब है कि ब्याज और मूलधन की राशि को समय पर भुगतान करने की कंपनी की क्षमता से। और हम कभी जो भी कंपनी है उसको हम तरल तभी मानेंगे जब वो विपरीत परिस्थितियों में, यानी कि मंदी की कोई परिस्थिति है या और कोई जो विपरीत परिस्थिति है, अगर उसमें भी अपने ब्याज और मूलधन की राशि को भुगतान कर पाती हैं तो हम ये मानते हैं कि जो हमारा कंपनी है वो एक सफिशिएंट लिक्विडिटी पोजीशन में। इसलिए पूंजी ढांचे को एक सफिशिएंट लिक्विडिटी कंडीशन में पहुंचाने के लिए हमें ऐसे साधन का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि हमारी कंपनी की लिक्विडिटी बनी रहे। और ऐसा करने के लिए हमें
एक डेब्ट प्रोपोर्शन का लिमिटेड यूज़ करना चाहिए और इक्विटी प्रोपोर्शन का हमें यूज़ करना चाहिए। अगली विशेषता है मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी। इफ़ देयर इज़ ए प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अर्निंग हायर रिटर्न ऑन कंपनी असेट्स in comparison to the cost of debt, a large amount of debt can be used by the firm to maximize its profitability। हमारा जो पूंजी ढांचा है वो इस प्रकार से होना चाहिए कि अंशधारियों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचे, और अंशधारियों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ तभी होगा जब कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा होगा, और कंपनी का प्रॉफिट तभी ज़्यादा होगा जब कंपनी की पूंजी लागत कम होगी, और पूंजी लागत तभी कम होगी जब हम अपने पूंजी ढांचे में ज़्यादा से ज़्यादा डेब्ट का प्रयोग करेंगे। इसीलिए पूंजी की लागत को कम करने के लिए डेब्ट का प्रयोग करेंगे। डेब्ट का प्रयोग करने से लागत कम होगी, प्रॉफिट ज़्यादा होंगे और शेयर होल्डरों को ज़्यादा लाभांश के रूप में रिटर्न प्राप्त होगा। इसीलिए हमें अपने पूंजी ढांचे में ज़्यादा से ज़्यादा और एक लिमिटेड प्रपोर्शन में डेब्ट का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा रिटेनिंग कंट्रोल। कैपिटल स्ट्रक्चर शुड हेल्प द प्रेजेंट मैनेजमेंट इन रिटेनिंग द कंट्रोल ओवर द कंपनी बाय यूजिंग द डेब्ट प्रपोर्शन। अगर कोई कंपनी ये चाहती है कि जो कंपनी का मैनेजमेंट है वो उन्हीं के हाथों में रहे, तो कंपनी को नए शेयर इशू नहीं करने चाहिए, उन्हें केवल डेब्ट का ही प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि नए शेयर इशू करने से जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, और इंक्रीज़ होने की वजह से जो शेयर्स की जो वैल्यू है वो डाउन हो जाएगी, और शेयर्स की वैल्यू डाउन होने से जो अंशधारी हैं उनको कम रिटर्न प्राप्त होगा, उनको कम लाभ होगा और उनको लाभांश भी कम दिया जाएगा। और क्योंकि जो शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के ऑनर कहलाते हैं, और उनको कंपनी की मीटिंग में और वोट देने का अधिकार भी होता है। इसीलिए अगर कोई भी कंपनी जो कंपनी का जो कंट्रोल है, जो मैनेजमेंट है, वो अगर वो अपने हाथ में ही रखना चाहती है तो उनको नए शेयर इशू नहीं करने चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमें इक्विटी शेयर कैपिटल का प्रयोग नहीं करना चाहिए और हमें डेट प्रोपोर्शन का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा अवॉइडेंस ऑफ अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस, जो अनावश्यक प्रतिबंधों से बचाव। Capital structure should be avoid unnecessary restrictions on the firm by to avoid the use of term loans from financial institutions। जो हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें हमें ऐसे संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए, ऐसे साधनों का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि किसी भी बैंक्स या किसी भी फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से लिया गया लोन हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध ना लगाए। क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक के द्वारा लगाया गया प्रतिबंध हमें बहुत सारी जो निर्णय हैं उनको लेने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और ये हमारे सामने एक विकास के रूप में एक बाधा क्रिएट करता है। इसीलिए हमें इस तरह के लोन्स को हमें किसी बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से नहीं लेना चाहिए जो कंपनी के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाता है। इसलिए कहने का मतलब ये है कि हमें डेब्ट का प्रयोग नहीं करना चाहिए और डेब्ट का प्रयोग लिमिटेड यूज में ही करना चाहिए। लास्ट विशेषता है लीगल रिक्वायरमेंट्स। The firm should be follow the guidelines of Security Exchange Board of India (SEBI) to fulfill all the legal requirements। जो अंतिम विशेषता है पूंजी ढांचे की वो है वैधानिक आवश्यकताएं। तो इसलिए अगर कोई भी कंपनी अपनी पूंजी ढांचे का निर्माण करती है तो अपने पूंजी ढांचे का निर्माण करते समय सेबी के द्वारा दी गई गाइडलाइनों को फॉलो करना चाहिए, और कंपनी के द्वारा और गवर्नमेंट के द्वारा जो भी
रूल रेगुलेशन जो भी नियम बने गए हैं उन नियमों को हमें पालन करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी। इफ़ देयर इज़ अ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अर्निंग हायर रिटर्न ऑन कंपनी असेट्स इन कंपैरिजन टू द कॉस्ट ऑफ डेब्ट, ए लार्ज अमाउंट ऑफ डेब्ट कैन बी यूज्ड बाय द फर्म टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिटेबिलिटी। तो हमारा जो पूंजी ढांचा है वो इस प्रकार से होना चाहिए कि अंशधारियों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो, और अंशधारियों को लाभ तभी ज़्यादा होगा जब कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा होगा, और प्रॉफिट कंपनी का तभी ज़्यादा होगा जब पूंजी की लागत कम होगी, और पूंजी की लागत कम तभी होगी जब हम डेब्ट का प्रयोग करेंगे। इसीलिए पूंजी की लागत को कम करने के लिए डेब्ट का प्रयोग करेंगे, उससे प्रॉफिट बढ़ेगा। प्रॉफिट बढ़ने से जो शेयर होल्डर हैं उनको ज़्यादा लाभांश दिया जाएगा, इससे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि अंशधारियों की जो रिटर्न है उसको बढ़ाने के लिए हमें डेब्ट प्रपोर्शन का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा रिटेनिंग कंट्रोल। द कैपिटल स्ट्रक्चर शुड हेल्प द प्रेजेंट मैनेजमेंट इन रिटेनिंग द कंट्रोल ओवर द कंपनी बाय यूजिंग द डेब्ट प्रपोर्शन। अगर कोई भी कंपनी मैनेजमेंट को अपने ही कंट्रोल में रखना चाहती है, वो ये चाहते हैं कि कंपनी का जितना भी प्रबंध है वो उन्हीं के हाथों में रहे, तो कंपनी को डेब्ट प्रपोर्शन का ही ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि अगर कंपनी इक्विटी शेयर कैपिटल का प्रयोग करती है तो उसे नए इक्विटी शेयर कैपिटल प्राप्त करनी पड़ेगी, और ऐसा करने से जो नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं वो बढ़ जाएंगे, और नंबर ऑफ़ शेयर्स बढ़ने से जो रिटर्न है अंशधारियों का वो कम हो जाएगा, उनके शेयर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। क्योंकि जो शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के मालिक कहलाते हैं, और कंपनी के मालिकों को कंपनियों की मीटिंग और डायरेक्ट इलेक्ट करने का अधिकार प्राप्त होता है। इसीलिए नंबर ऑफ़ शेयर्स बढ़ने से जो कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो नए शेयर होल्डर के हाथ में चला जाएगा। इसीलिए कंपनी के मैनेजमेंट को अपने हाथ में रखने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा डेब्ट प्रपोर्शन का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा अवॉइडेंस ऑफ अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस। कैपिटल स्ट्रक्चर शुड अवॉइड अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस ऑन द फर्म बाय टू अवॉइड द यूज ऑफ टर्म लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जब भी हम पूंजी ढांचे का निर्माण करते हैं तो हमारे पास दो प्रकार के साधन स्वामी कोष और ऋण कोष का प्रयोग करके हम पूंजी ढांचे का निर्माण करते हैं। लेकिन अगर हम अपने पूंजी ढांचे में डेब्ट प्रपोर्शन का प्रयोग करते हैं तो उससे क्या होगा कि हमें किसी बैंक से, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हमें लोन लेना पड़ेगा। लेकिन वो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कंपनी के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं, कुछ प्रतिबंध लगा देते हैं, और प्रतिबंध लगाने की वजह से जो कंपनी के विकास में एक बाधा क्रिएट करता है। इसीलिए हमें ऐसे फाइनेंस सोर्सेज का प्रयोग नहीं करना चाहिए, या हम ये कह सकते हैं कि हमें ऐसे बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन नहीं लेना चाहिए जो कंपनी के ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाए। नेक्स्ट हमारा लीगल रिक्वायरमेंट्स। द फर्म शुड बी फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ द सेबी टू फुलफिल ऑल द लीगल रिक्वायरमेंट्स। जब भी कोई कंपनी पूंजी ढांचे का निर्माण करती है तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट के द्वारा जो भी रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं, जो भी नियम्स बनाए गए हैं, जो भी प्रोविजंस बनाए गए हैं, हमें उन सभी का पालन करना चाहिए। तो ये थी हमारी पूंजी ढांचे की विशेषताएं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। पूंजी ढांचे को प्रभावित और निर्धारित करने वाले तत्व। फर्स्ट है साइज ऑफ द फर्म।
हमने यहाँ पे फर्मों के आकार को दो भागों में डिवाइड किया है। फर्स्ट है स्मॉल साइज फर्म एंड लार्ज साइज फर्म। Small size firms face great difficulties because if they are able to raise some long-term loans, it will be available at very high rate of interest. These firms are also face difficulties to raise funds by issuing the share capital because इसका first reason है not allowed to register on stock exchange. Second reason larger cost of issuing shares, and third reason risk of loss of control। जो छोटे आकार की जो फर्में होती है उनको लॉन्ग टर्म लोन्स प्राप्त करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगर कोई कंपनी लॉन्ग टर्म्स लोन प्राप्त कर भी लेती है तो वो उसको बहुत ही ऊंचे रेट पे प्राप्त होता है। इसका मतलब ये है कि उसको एक ऊंचे रेट से ब्याज देना पड़ेगा। इसीलिए जो छोटे आकार की जो फर्म होती है उनको अपनी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए केवल स्वामियों की पूंजी मीन्स ऑन्ड कैपिटल और संचित आय मीन्स रिटेन अर्निंग पर ही निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए जो छोटे आकार की जो फर्में होती हैं उनके द्वारा नए शेयर इशू करके पूंजी प्राप्त करना भी एक कठिन कार्य है। इसके तीन रीज़न हैं। फर्स्ट रीज़न ये है कि छोटे आकार की जो फर्म होती है उनकी पूंजी इतनी कम होती है, उनको स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर करना भी आसान काम नहीं है, या उन ये कह सकते हैं कि उनको स्टॉक एक्सचेंज में भी रजिस्टर्ड नहीं किया जा सकता है। जो सेकंड रीज़न है वो ये है कि जो छोटे आकार की जो फर्में होती हैं उनका आकार इतना छोटा होता है कि उनकी जो कोस्ट है, वो जो पूंजी कोस्ट है वो दूसरी कंपनियों की तुलना में अधिक होती है। इसीलिए जो फर्में हैं वो नए शेयर इशू करके भी अपनी पूंजी की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने में असक्षम रहती हैं। और इसका जो अंतिम जो कारण है वो ये है कि अगर कोई फर्म नए शेयर इशू कर देती है और उसके द्वारा पूंजी प्राप्त कर लेती है तो इससे नंबर ऑफ़ शेयर्स इंक्रीज़ हो जाएंगे, और नंबर ऑफ़ शेयर इंक्रीज़ होने की वजह से कंपनी का जो प्रबंध है, जो कंट्रोल है, वो वर्तमान अंशधारियों के हाथों से निकल जाएगा। इसीलिए जो स्मॉल साइज़ की जो फर्में हैं उनके लिए नए शेयर इशू करके पूंजी प्राप्त करना या फिर लॉन्ग टर्म डेब्ट्स के थ्रू लोन प्राप्त करना, ये दोनों ही उनके लिए हानिकारक है। नेक्स्ट हमारा लार्ज साइज फर्म्स। लार्ज साइज फर्म कैन रेज लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज एट चीपर रेट देन स्मॉल साइज फर्म्स बिकॉज ऑफ लो कॉस्ट ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। जो लार्ज साइज की फर्में होती हैं उनका आकार बड़ा होता है, उनके पास काफ़ी मात्रा में पूंजी होती है, उनकी एक गुडविल और एक इमेज होती है। इसीलिए जो बड़े साइज़ की जो फर्में हैं वो किसी भी साधन से और किसी भी प्रकार का लॉन्ग टर्म्स लोन्स या चाहे शॉर्ट टर्म लोन्स आसानी से प्राप्त कर सकती है। उनको कोई भी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट हमारा स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स। द कंपनीज विच हैव रेगुलर एंड इंक्रीजिंग सेल्स एंड अर्निंग्स दे कैन यूज द हायर डेप्ट एंड वाइस वर्सा। अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसकी बिक्री और आय लगातार बढ़ रही है तो वो कंपनी डेप्ट का प्रयोग कर सकती है। लेकिन अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसकी बिक्री और आय में लगातार उतार चढ़ाव आते रहते हैं, वो चेंज होते रहते हैं, तो उस कंपनी को डेट प्रपोर्शन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, उसको इक्विटी शेयर कैपिटल का ही प्रयोग करना चाहिए। थर्ड है हमारा डिग्री ऑफ कंपटीशन। द फर्म विच हैव फेस कीन कंपटीशन इन द इंडस्ट्री should use relatively greater proportion of equity
than debt and vice versa. अगर कोई ऐसी फर्म है जो एक उद्योग के अंदर ही बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस कर रही है, तो उसको इक्विटी शेयर कैपिटल का ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन बढ़ने से बिक्री कम हो जाती है और बिक्री कम होने से प्रॉफिट कम हो जाता है, और अगर जब प्रॉफिट कम हो जाएगा तो फर्म अपनी लायबिलिटी को पे करने में असक्षम हो जाती है। इसलिए उसको इक्विटी प्रपोर्शन का ही प्रयोग करना चाहिए, डेट प्रपोर्शन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ द फर्म। इफ़ ए फर्म इज़ इन इनिशियल स्टेज, it should put more emphasis on the use of equity capital than long-term loans. When the firm grow and reach maturity, it may resort to long-term loans. अगर कोई भी फर्म प्रारंभिक स्टेज में है तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा इक्विटी शेयर कैपिटल का ही प्रयोग करना चाहिए, डेब्ट का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस स्टेज में जो कंपनियां होती है उनकी असफलता होने की संभावना भी बनी रहती है। इसीलिए उनको इक्विटी शेयर कैपिटल का ही प्रयोग करना चाहिए। लेकिन जो कंपनी मैच्योरिटी स्टेज यानी कि परिपक्व स्टेज में पहुंच गई हैं, वो लॉन्ग टर्म लोन्स यानी कि डेब्ट का प्रयोग कर सकती हैं। नेक्स्ट हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशो। दिस रेशो मेजर द कंपनी हैज़ द कैपेसिटी टू मीट इट्स फिक्स्ड इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस। The higher the coverage ratio, the greater will be the capacity of the firm to meet its obligations and can use debt. Interest coverage ratio means ब्याज आवरण अनुपात। जो ब्याज आवरण अनुपात है वो यह मेज़र करने के लिए प्रयोग किया जाता है कि क्या कंपनी अपने फिक्स्ड इंटरेस्ट का भुगतान करने में सक्षम है या नहीं है। अगर किसी कंपनी का ब्याज आवरण अनुपात जितना ज़्यादा अधिक होगा तो हम ये मानते हैं कि कंपनी उतना ही ज़्यादा अपनी फिक्स इंटरेस्ट जो लायबिलिटी है उसका भुगतान करने में सक्षम रहेगी और वह कंपनी अपने पूंजी ढांचे में डेब्ट का प्रयोग कर सकती है। नेक्स्ट हमारा कैश फ्लो एबिलिटी ऑफ द फर्म। When the firm's income is blocked in the form of inventory, debtors, and purchase of fixed assets, the company must analyze its future cash inflows to meet its fixed charges. Regular and larger the cash inflows, the greater will be the capacity of the company to use the debt. अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसकी आय इन्वेंट्री, डेटर्स और कोई संपत्ति, कोई स्थिर संपत्ति खरीदने में ब्लॉक हो गई है, तो ऐसी कंपनी को अपने भविष्य में होने वाली आय को एनालाइज करना चाहिए और उनको ये जानना चाहिए कि क्या वो इस आय से अपनी फिक्स लायबिलिटी को पे करने में सक्षम है या नहीं है। एनालाइज करने के बाद अगर कंपनी को यह निर्णय प्राप्त होता है या यह डिसीज़न निकालती है कि कंपनी को भविष्य में रेगुलरली आय होगी या उनके जो इनफ्लोज हैं वो बढ़ जाएंगे, तो कंपनी अपने पूंजी ढांचे में डेब्ट का प्रयोग कर सकती है, या हम ये कह सकते हैं ऐसी कंपनी अपनी लायबिलिटी को पे करने में सक्षम होगी। नेक्स्ट हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। The cost of different sources of capital has vital effect on the capital structure of a firm. Different sources of capital must be combined in such a proportion that the cost of capital is minimum and degree of risk is within manageable limits.
जो पूंजी की लागत है उसका भी पूंजी ढांचे पे बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसे कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि हमारे पास दो सोर्सेज होते हैं, जैसे कि हमने उदाहरण के रूप में डिवेंचर्स और इक्विटी शेयर कैपिटल को लिया था। और हमने ये पढ़ा था कि जो डिवेंचर्स होते हैं वो हमारे कम खर्चीले होते हैं और ज़्यादा जोखिमपूर्ण होते हैं, और जो कि हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स के थ्रू जो हम कैपिटल प्राप्त करते हैं वो हमारा बहुत ज़्यादा खर्चीला होता है और कम जोखिमपूर्ण होता है। लेकिन हमें यहाँ पे अपने पूंजी ढांचे में ऐसे साधन का प्रयोग करना है जिससे लागत कम होगी। तो लागत को कम करने के लिए हम डेब्ट प्रपोर्शन का प्रयोग करेंगे। डेब्ट प्रपोर्शन का प्रयोग हम इसलिए करेंगे क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है डेब्ट के ऊपर वह डिविडेंड के कंपैरिजन में कम होता है। और दूसरा रीज़न ये है कि जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है वो टैक्स डिडक्टेबल है। जब हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो उसको कंपनी के प्रॉफिट्स में से घटा दिया जाता है। इसलिए अगर कोई भी कंपनी अपनी पूंजी की लागत को कम करना चाहती है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा और एक लिमिट प्रपोर्शन में ही आप डेब्ट का प्रपोर्शन यूज कर सकते हैं और अपने रिस्क को भी कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है रेट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स, कंपनी कर की दर। Higher the rate of tax, greater will be the advantage of using debt as compared to equity and preference capital because interest on debt is tax deductible। जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो आपका इंटरेस्ट ऑन डेप्ट है वो टैक्स डिडक्टेबल होता है। अगर गवर्नमेंट जो कॉर्पोरेट टैक्स है उसको बढ़ा देती है तो हमें डेप्ट का प्रयोग कम करके हमें इक्विटी जो कैपिटल है, जो शेयर कैपिटल है, हमें उसका प्रयोग नहीं करना है। हमें केवल डेप्ट का ही प्रयोग करना चाहिए क्योंकि डेप्ट है वो टैक्स डिडक्टेबल है। जो भी हम उस पर इंटरेस्ट पे करेंगे वो हमारे प्रॉफिट्स में से घट जाएगा, हमें उस पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसलिए टैक्स बढ़ने से हमें ज़्यादा से ज़्यादा डेप्ट का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है रिटेनिंग कंट्रोल। The existing management of the company does not want to lose their control over the company. To avoid the risk of loss of control, the companies prefer to issue preference shares or debentures because they do not have voting rights and elect the directors. जो कंपनी प्रबंध को अपने ही हाथों में रखना चाहती है तो उसको डेब्ट प्रपोर्शन का प्रयोग करना चाहिए, इक्विटी प्रपोर्शन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हम नए शेयर इशू करके पूंजी प्राप्त करते हैं तो इससे हमारे नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं, जिसके कारण वर्तमान अंशधारियों का कंपनी के प्रबंध से नियंत्रण कम होता चला जाता है। इसीलिए हमें जो कंपनी का जो प्रबंध है उसको अपने हाथ में रखने के लिए डेब्ट प्रपोर्शन का ही प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के मालिक कहलाते हैं। उन्हें कंपनी की मीटिंग में भाग लेने का अधिकार होता है, उनको वोट डालने का अधिकार होता है और उनके द्वारा डायरेक्टर की नियुक्ति भी की जाती है। इसीलिए हमें डेब्ट का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। The capital structure should be adequately flexible so that it may be changed when needed with minimum cost and least delay. It should also be able to decrease the funds by redeeming the preference capital and debentures and substitute one sources of finance for another to achieve economy। जो पूंजी ढांचा है वो हमारा लोचशील होना चाहिए। इसलिए अपने पूंजी ढांचे को लोचशील बनाने के लिए हमें डेब्ट का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि हमारा पूंजी ढांचा ऐसा होना चाहिए कि जिसे हम आवश्यकता पड़ने पर चेंज कर सके, वो भी बिना किसी लागत के और बिना किसी देरी के। इसीलिए हमें अपने पूंजी ढांचे में फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए
जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, जो डिवेंचर्स है, उनको हमें रिडीम कर देना चाहिए, जिससे कि हमारा जो बर्डन है वो कम हो जाएगा और हमें अपने पूंजी ढांचे में फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए एक ऐसा साधन यूज करना चाहिए जिससे कि हम किसी भी साधन का प्रयोग या किसी भी साधन को हम दूसरे साधन में कन्वर्ट कर सकें और अपनी आर्थिक जो स्थिति है उसको हम सुधार सकें। इसीलिए जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो पूंजी ढांचे के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व है। नेक्स्ट है हमारा कैपिटल मार्केट कंडीशंस। इफ़ द शेयर मार्केट इज डिप्रेस्ड, द कंपनी शुड नॉट इशू इक्विटी शेयर but issue debentures because investor would prefer safety than profitability and vice versa। अगर जो हमारी पूंजी मार्केट है वो उसमें मंदी विद्वान है, यानी कि मंदी से गुजर रही है, तो ऐसी कंडीशन में हमें इक्विटी शेयर्स इशू नहीं करने चाहिए। हमें केवल डेब्ट प्रोपोर्शन का ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ऐसी कंडीशन में जो इन्वेस्टर होते हैं वो अपने पैसों की सुरक्षा चाहते हैं, वो प्रॉफिटेबिलिटी पे ध्यान नहीं देते हैं। इसीलिए अगर मार्केट में बूम यानी कि तेज़ी वाली कंडीशन है तो हम इक्विटी शेयर कैपिटल का प्रयोग कर सकते हैं और फिर हमें डेब्ट का जो प्रपोर्शन है उसका हमें एक लिमिटेड मात्रा में ही हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर जो हमारी पूंजी मार्केट है अगर वो डिप्रेस्ड है तो हम डेब्ट का प्रयोग करेंगे, अगर बूम कंडीशन में है तो हम इक्विटी शेयर कैपिटल का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्रेडिट स्टैंडिंग ऑफ द फर्म विच हैव हाई क्रेडिट स्टैंडिंग पोजीशन, दे कुड टेक एडवांटेज टू रेज फाइनेंस इजीली एंड डिफरेंट सोर्सेज एट देयर चॉइस। अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसकी साख बहुत अच्छी है, जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, तो उस कंपनी को इजीली फाइनेंस मिल जाता है। वो किसी भी प्रकार के सोर्सेज से आसानी से जो लोन है, ऋण वगैरह है वो ले सकती है, वो भी अपने पसंद के सोर्सेज से ले सकती है। इसीलिए हमें अपनी चॉइस का जो साधन चुनने के लिए हमें अपनी कंपनी का जो साख है उनको बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। द यूज ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस इन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए फर्म इज टर्म एज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी टू yield ग्रेटर रिटर्न टू इक्विटी शेयरहोल्डर्स। EPS earning per share will also increase by the use of preference shares capital, but it will increase more in case of use of debt because interest paid on debt is tax deductible। जो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी है ये हमें बताता है कि हमें अपने पूंजी ढांचे में ऐसे साधन का प्रयोग करना चाहिए जिसमें हमें एक निश्चित दर से ब्याज या चार्जेस देना पड़े, तो उसी को हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहते हैं। तो वो साधन है हमारा डेब्ट। तो इसका मतलब ये है कि हमें डेब्ट का प्रयोग करना चाहिए। जब हम डेब्ट का प्रयोग करेंगे तो उससे हमारी लागत कम होगी, और लागत कम होगी तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, और जो शेयर होल्डर है उनका जो रिटर्न है वो भी बढ़ जाएगा। इसीलिए इन्होंने ये भी कहा है कि अगर आप अर्निंग पर शेयर्स को बढ़ाना चाहते हैं तो आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होगा वो डेब्ट का प्रयोग करने से होगा, क्योंकि जो डेब्ट है वो टैक्स डिडक्टेबल होता है। इसीलिए जो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी है वो हमें EPS को इंक्रीज़ करने का एक साधन हमें बताते हैं और हमें सहायता करते हैं कि हमें किस साधन का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा लीगल रिक्वायरमेंट्स। वाइल डिज़ाइनिंग इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर, द फर्म शुड कंसिडर दीज गाइडलाइंस प्रोविजंस एंड द रूल्स ऑफ डिफरेंट लॉ फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट्स एंड सेबी। जब भी हम किसी भी कंपनी का पूंजी निर्माण करते हैं या पूंजी ढांचे का निर्माण करते हैं तो कंपनी को गवर्नमेंट्स
और सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा इशू की गई जो भी गाइडलाइंस है, यानी कि जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, जो भी प्रोविजंस बनाए गए हैं, जो रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं, उनका हमें पालन करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा फ्लोटेशन कोस्ट। फ्लोटेशन कोस्ट आर द कोस्ट incurred at the time of raising finance such as underwriting commission, brokerage, cost of printing and publicity. The flotation cost of raising debt is lower than the issue of the shares. जो फ्लोटेशन कोस्ट है वो क्या है, या उस फ्लोटेशन कोस्ट किसे कहते हैं? जब हम किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हम कोई फंड्स रेज करते हैं और रेज करते टाइम हम जो कोस्ट इंकर्ड करते हैं, जो कोस्ट लगाते हैं, उसको हम फ्लोटेशन कोस्ट कहते हैं। जैसे अंडरराइटिंग कमीशन, किसी को हमने ब्रोकरेज दिया है, या हमने हमारी कोई डॉक्यूमेंट को प्रिंट कराने में हमें कोई लागत आई है, या कोई पब्लिसिटी में कोई लागत आई है, वो हमारा सब क्या है? फ्लोटेशन कोस्ट। इसलिए जो फ्लोटेशन कोस्ट है हमें उससे कम करना चाहिए, क्योंकि जो फ्लोटेशन कोस्ट है वो हमारे प्रॉफिट्स को कम कर देती है। इसलिए हमें फ्लोटेशन कोस्ट को कम करने के लिए डेप्ट प्रपोर्शन का प्रयोग करना चाहिए, हमें इशू प्रपोर्शन का कम यूज़ करना चाहिए। लास्ट और अंतिम जो फैक्टर है वो है कंसल्टेशन विद बैंकर्स एंड लेंडर्स। वाइल डिटरमाइनिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर, टेक द ओपिनियन ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, बैंकर्स एंड द लेंडर्स. They possess information of number of companies and know the demand of various securities in the capital market. जब भी कोई भी कंपनी पूंजी ढांचे का निर्माण करती है तो उनको जो नंबर ऑफ़ जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक हैं, जो मनी लेंडर्स हैं, उनके ओपिनियन को भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि उनके पास जो कंपनियों की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। उनको ये पता होता है कि पूंजी बाज़ार में किस सिक्योरिटीज़ की सबसे ज़्यादा मांग है। इसलिए हमें उनकी ओपिनियन, उनकी राय को, उनकी सूचना को भी ध्यान में रख करके पूंजी ढांचे का निर्माण करना चाहिए। इसी के साथ हमारा जो आज का टॉपिक है वो समाप्त होता है, और आज आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने इतनी ध्यानपूर्वक हमारी बातों को सुना, और हमारे चैनल विद्यार्थी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक यू।